जब अभी बात कर रहे थे मिडिल एजेस की, और उसमें फिर हम बात कर रहे थे 15th सेंचुरी की। तो 15th सेंचुरी के अंदर 1453 में जब ऑटमन्स ने, जो उस्मानी हैं, उन्होंने जब कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे हम कुस्तुनिया कहते हैं, ठीक है, उसको जब उन्होंने कंकर किया, तो उसके बाद वहाँ के जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने अपने मैन्यूस्क्रिप्ट्स उठाए, अपनी बुक्स उठाई और भाग के चले गए कहाँ पे? यूरोप में। यूरोप में उनका वैसे सेंटर क्या था? इटली। जब वो वहां पे गया तो एक नए दौर का आगाज होता है, उसे हम कहते हैं जी ये जो फ्रेंसांस। और ये था रिवाइवल किस चीज का? क्लासिकल नॉलेज का, क्लासिकल कल्चर का, क्लासिकल आर्ट का, क्लासिकल लिटरेचर का। ठीक है, इन सब चीजों का ये रिवाइवल था। और इस वजह से फिर इंसान के अंदर क्या पैदा हुआ? क्रियोसिटी। उनको तजस्सुस उनके अंदर था। जैसे एक छोटा बच्चा है ना, जैसे वो बोलना सीखता है तो वो फौरन पूछता है कि ये क्या चीज है, वो क्या चीज है, ये क्या है, वो क्या, क्यों है, क्यों, कैसे कैसे। तो इसी तरह जब इन लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा, तो इन्होंने फिर जो नई नई चीजें दरियाफ्त हुई, उनके बारे में इन्होंने जानने की कोशिश की। ठीक है, जिनके बारे में जो इल्म नहीं था, उनको इन्होंने तलाश करना शुरू कर दिया। तो क्यूरियोसिटी अबाउट द अननोन, और इसके अलावा पैट्रियटिज्म, डिजायर फॉर अनलिमिटेड वेल्थ एंड पावर, जिसके एग्जांपल आपको पता है, द टम्बरलैंड द ग्रेट, ये लिखा है उसने, मार्लो ने। द डॉक्टर फास्टस, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस, वो। इसके अलावा मर्चेंट ऑफ वीनस, तो ये इसके अलावा मैकबेथ। तो ये एग्जांपल्स है ना उस दौर के वेल्थ के लिए, पावर के लिए जो लस्ट थी उनके अंदर। इसके अलावा लव फॉर एडवेंचर्स, लोगों ने दूर दराज सफर करना शुरू कर दिया, जैसे वास्को डे गामा है वगैरह वगैरह। इसके अलावा ब्यूटी को एडमायर करना शुरू कर दिया। अगर हम सोनेट देखें ना, सोनेट, जो इटालियन सोनेट है, वो इसी दौर की है ना। बेशक हमने कल उसको डिस्कस कर लिया था रोमन के साथ। तो वैसे वो मिडिल एजेस के राइटर्स हैं। तो ब्यूटी में जब वो अपनी लवर की तारीफ करते थे, तो वो उसके पूरे फिजिकल जो फीचर्स हैं उनको बड़े ओपनली वो एडमायर करते थे और वो बयान करते थे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा केयर ऑफ फॉर ह्यूमनिज्म एंड फाउंडनेस फॉर द पास्ट। अब ह्यूमनिज्म क्या है? बेसिकली मैन हिमसेल्फ इज द सेंटर ऑफ, सेंटर एंड उसकी जो वैल्यूज हैं और डिग्निटी है वो सेंटर है। ठीक है ना। तो ह्यूमनिज्म इसी पे बेस्ड करता है। कोलंबस जो है उसने अमेरिका को डिस्कवर किया 1492 में। वास्को डे गामा जो है वो इंडिया में आया 1498 में। न्यू न्यू डिस्कवरीज होनी शुरू हो गई, शुरू होना हो गई। और साथ साथ न्यू न्यू एडवांसमेंट इन कल्चर एज वेल एज साइंस। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो कोपरनिकस है, उन्होंने प्रूव किया कि जी जनाब, जो सन है ये सेंटर है, ना कि जमीन सेंटर है। ठीक है। इसी तरह उससे पहले बिलीव था सांप जो है वो रेत खाता वगैरह वगैरह। बहरहाल क्रिश्चियनिटी के अंदर मेजर राइटर्स की बात करें मिडिल एजेस की, तो वो जॉन वाइक्लिफ हैं। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। अच्छा, पहले मैंने अभी आपको क्या बताया था? किंग एल्फ्रेड इज नाउन एज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, और अभी मैं कह रहा हूँ जी जॉन वाइक्लिफ इज आल्सो नाउन एज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। तो क्यों भाई, ऐसा क्यों? उसकी रीजन ये है, पहले अगली लाइन बता दूं कि जॉन वाइक्लिफ ने जो है वो बाइबल ट्रांसलेट की थी इंग्लिश में। ठीक है, फ्रॉम लैटिन। अच्छा, सबसे पहले जो उस वक्त किंग एल्फ्रेड द ग्रेट था, उसने फर्स्ट टाइम जो है वो डिफरेंट बुक्स को जो है प्रोज के अंदर ट्रांसलेट किया। ठीक है। कौन कौन सी बुक्स थी? यूरेसिस की थी, इस तरह की वो सारी हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसी तरह एक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश रेस जो है वो बीड ने लिखी थी, लेकिन उसको ट्रांसलेट किया किंग एल्फ्रेड ने इंग्लिश उस वक्त का जो डायलैक्ट था उनमें से एक डायलैक्ट में। अच्छा जी, सेक्शन डायलैक्ट में। अच्छा, इसके अलावा उसने जो क्रॉनिकल्स लिखे वगैरह वगैरह, उस वजह से किंग एल्फ्रेड द ग्रेट को जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कंसीडर किया जाता है। उसके बाद आता है जॉन वाइक्लिफ। अच्छा, ये ध्यान में रखना है, जब ये क्वेश्चन आ जाए ना हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, तो आपने देखना है कि आंसर में कौन दिया गया। अगर ये चारों नाम है ना, ये चारों दिए हुए हैं, तो इनमें आपने किंग एल्फ्रेड को टिक करना है। अगर किंग एल्फ्रेड नहीं दिया हुआ और बाकी अगले तीन नाम हैं ये वाले, ठीक है, अगर ये तीन नाम है तो फिर आपने अच्छा जी, पहले आ जाता है जी किंग एल्फ्रेड। अगर किंग एल्फ्रेड नहीं है तो जॉन वाइक्लिफ को आपने टिक करना है। क्यों भी टिक करना है? इसने क्या किया, क्यों इसे फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है? क्योंकि इसने जो बाइबल है वो प्रोज में ट्रांसलेट की थी लैटिन से। इंग्लिश प्रोज के अंदर जॉन वाइक्लिफ ने
ट्रांसफर की। इस तरह इसने और भी सरमन वगैरह लिखे जिसकी वजह से जॉन वाइक्लिफ को द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कंसीडर किया जाता है। उसके बाद आपके पास आता है जी विलियम टेंडल। अब इसने क्या किया जी, इसने भी बाइबल को ट्रांसलेट किया है, ठीक है, तो इसलिए इसको भी फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। वाइक्लिफ ने मेरे ख्याल में लैटिन से किया है, तो इसने सॉरी वाइक्लिफ ने तो लैटिन से किया, इसने मेरे ख्याल में जर्मन से किया, आई थिंक सो, अब मुझे उसका कंफर्म नहीं है। उसके बाद आपका आ जाता है जी फ्रांसिस बेकन। बेसिकली ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, नॉट फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर किंग एल्फ्रेड नहीं है, जॉन वाइक्लिफ नहीं है, विलियम टेंडल नहीं है, तो फिर फादर फ्रांसिस बेकन को आप कंसीडर किए करेंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन सब के कहीं पे चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, कहीं पे तीन, तीन इनमें से तीन नाम दिए हुए हैं, कि कहीं पे इनमें से दो नाम दिए हुए हैं, कहीं पे इनमें से एक नाम दिया हुआ है। और डिफरेंट एमसीक्यूज जो है वो आपको डिफरेंट वेबसाइट बुक्स में नजर आएंगे विद डिफरेंट ऑप्शन। दैट्स वाई मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि कौन इंग्लिश का फादर हम कंसीडर करेंगे और क्यों करेंगे। मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन डेफिनेटली वो वाइक्लिफ है, उसमें कोई शक नहीं है। फ्रांसिस बेकन इज नाउन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, नॉट फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। लेकिन अगर ये तीनों नहीं है ऑप्शन में, फिर आप फ्रांसिस बेकन को टिक करेंगे। इसके अलावा इस एज के राइटर्स की हम बात कर रहे थे, तो वो है जॉन गॉवर, ठीक है, ये कॉन्टेम्परेरी राइटर है चौसर का। विलियम लैंगलैंड जो है वो भी इसका कॉन्टेम्परेरी राइटर है चौसर का, ये मिडिल एजेस के राइटर हैं। इसका एक फेमस वर्क है कन्फेशो अमेंटिस। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर आपका जेफरी चौसर, उसके फेमस वर्क्स द लेजेंड ऑफ गुड वुमन, ट्रायलिस एंड क्रीसीड और कैंटरबरी टेल्स। इसके अलावा विलियम लैंगलैंड, उसका पियर्स प्लोमैन, ठीक है जी। और इसके अलावा फिर सर थॉमस मेलोरे है जिसका मॉर्टर द अर्थ, ये फर्स्ट रोमांस है प्रोज की फॉर्म में, ठीक है जी, फर्स्ट इंग्लिश रोमांस इन प्रोज फॉर्म। तो ये 1485 में लिखा गया था, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है द रेनेसांस पीरियड, इसको हम डिस्कस करते हैं। अ, अच्छा जी, 1500 से लेकर 1660 तक। इसको मजीद जो विलियम जे लॉन्ग है वो इसको कहता है जी 1600 के बाद का जो टाइम पीरियड है ना, 1600 से बाद का, उसको उसने सेकंड रेनेसांस भी कहा है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आता है कि विच इरा इज नाउन एज अ डिक्लाइन ऑफ रेनेसांस, तो वो भी 16 इरा के बाद वाला पीरियड है, ठीक है जी। अर्ली पार्ट ऑफ 17th सेंचुरी इज नाउन एज अ डिक्लाइन ऑफ रेनेसांस और आल्सो नाउन एज अ सेकंड रेनेसांस, ठीक है। अच्छा, 1453 में बेशक 1453 में जो रेनेसांस है वो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, लेकिन इंग्लैंड के अंदर ये आती है 16 सेंचुरी में। कहाँ से? फ्रांस से। और ये जो वर्ड है रेनेसांस, ये भी फ्रेंच वर्ड है। ये भी क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, फ्रेंच है, इसका मायने क्या है? रीअवेकनिंग, रीबर्थ, रिवाइवल। अब रीअवेकनिंग या रीबर्थ या रिवाइवल ये किस चीज का है? क्लासिकल आर्ट का, क्लासिकल कल्चर का, क्लासिकल नॉलेज का, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा जी। बाकी मैंने सारी बता दी बातें। मजीद आगे 160 ईयर्स का ये जो टाइम पीरियड है उसको मजीद चार एजेस में डिवाइड किया गया, वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एलिजाबेथन एज है 1558 से लेकर 1603 तक। फिर आपके पास जोकेबियन एज है वो है जी 1603 से लेकर 1625 तक। फिर आपके पास आ जाती है जी कैरोलाइन एज, और कैरोलाइन एज जो है वो 1625 से लेकर 1649 तक, क्योंकि सिविल वॉर एंड होती है 1649 में, तो जो किंग चार्ल्स फर्स्ट है इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ये पहला किंग है जिसको पब्लिकली एग्जीक्यूट किया गया, ठीक है, पब्लिक की तरफ से ना, पूरी मिनार की हिस्ट्री के अंदर। अच्छा जी, कॉमनवेल्थ पीरियड ये जो आपका स्टार्ट होता है 1649 में और एंड होता है 1660 में, ठीक है। अब हम एलिजाबेथन एज को डिस्कस करते हैं आज। कल हम डिस्कस करेंगे जैकोबियन एज, कैरोलाइन एज और कॉमनवेल्थ। एलिजाबेथन एज, दिस एज इज नेम्ड आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है जी। और जिसने रेन, जिसका जो टाइम पीरियड है वो है 1558 से लेकर 1603 तक। इसको द गोल्डन एज ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है। क्वीन जो एलिजाबेथ है इसको
द विर्जिन क्वीन भी कहा जाता है क्योंकि इसने शादी नहीं की थी, दैट्स व्हाई इट इज शी इज नाउन एज अ विर्जिन क्वीन। ठीक है। अच्छा जी, इंग्लैंड की जो गोल्डन एज है वो एलिजाबेथन एज है, लिटरेचर के हवाले से भी वैसे भी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो जब क्वीन एलिजाबेथ बैठी है ना तख्त पर, तो बहुत से इश्यूज थे, जिनमें एक तो रिलीजियस इश्यू सबसे बड़ा था। प्रोटेस्टेंटिज्म और कैथोलिक जो थे इनका आपस के अंदर जो एक फाइट चल रही थी वो बड़ी पुरानी थी, काफी अरसे थी, कई सालों से चल रही थी। इसके बारे में मैं ऑलरेडी अपने जो साबका स्टूडेंट्स हैं बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को भी हम पढ़ाएंगे जब हम प्रॉपर हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। आज तो बस इसका ओवरव्यू है ना। ठीक है जी। अच्छा जी, ये एंड है ना, डायनेस्टिक प्रॉब्लम है और पॉलिटिकल ट्रबल्स थी, और इन सबको इसने ख़त्म किया। रिलीजियस एंड सोशल जो स्टेबिलिटी है वो ये लेकर आई। ठीक है जी। नेशनल जो प्रॉस्पेरिटी है वो ये लेकर आई, और तमाम जो कौम है वो एक नेशन के तौर पे उभरी, इमर्ज हुई। ठीक है। उससे पहले वो आपस में लड़ रहे थे। रिलीजियस रिफॉर्मेशन की वजह से, जो इसने रिलीजियस रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाई, उसकी वजह से रिलीजियस टॉलरेंस जो है वो पैदा हुआ और सेकुलरिज्म की जो फिजा कायम हुई। इसने बेसिकली क्या किया, इसने एंग्लिकन को इंट्रोड्यूस करवाया ताकि रिलीजियस जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। और डेफिनेटली जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, ये एक लंबी हिस्ट्री है, मैं समझाऊंगा कभी जब हम एलिजाबेथन डायनेस्टी को, सॉरी ट्यूडर डायनेस्टी को जब हम डिस्कस करेंगे। अब इसने किया क्या, इसने एक तो प्रोटेस्टेंट थे ये लोग इंग्लैंड के, लेकिन इसने वो जो प्रीचिंग है, ये जो प्रेयर्स थी, उसमें कुछ जो प्रैक्टिसेस थी ना, वो इसने अलाउ कर दी कैथलिक जो लोग थे उनको। तो इस तरह जो है ना, इसने उनको भी जगह दी, उनको भी जगह दी, मुसाबकत की फिजा पैदा की। तो दैट्स वाई, मुफाहमत की, सॉरी मुसाबकत नहीं, मुफाहमत की। अच्छा जी, एलिजाबेथन एज, जिन लोगों ने इंग्लैंड को सपोर्ट किया वो तो प्रोटेस्टेंट थे, जिन्होंने पोप को सपोर्ट नहीं किया, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया या उसके अगेंस्ट गए, उनको प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। जो लोग पोप को सपोर्ट करते थे और कैथोलिक चर्च को सपोर्ट करते थे उनको पेप्सिस कहा जाता था या कैथोलिक कहा जाता था। हेनरी एट जो कि फादर था किंग क्वीन एलिजाबेथ का, ठीक है जी, तो वो जब प्रोटेस्टेंटिज्म, मतलब कहने का मतलब जब वो मूवमेंट स्टार्ट हुई था रिफॉर्मेशन की, जो किंग मार्टिन लूथर ने स्टार्ट की, तो इसने उसको सपोर्ट कर दिया। ठीक है। अब क्रिश्चियनिटी के अंदर था कि बंदा जो है जब तक उसकी पहली वाइफ है वो अपनी दूसरी शादी भी नहीं कर सकता, और पहली वाइफ को डिवोर्स भी नहीं दे सकता। अब ये बंदा जो है ना वो सेकंड शादी करना चाहता था क्योंकि इसकी पहली बीवी, उससे बेटी पैदा हुई। ठीक है। और ये चाहता था कि जनाब मेरी जो है ना वो आगे मेरा एक बेटा हो जो कि आगे मेरी नस्ल को भी लेके चले और मेरी किंगडम को भी संभाले। बहरहाल पोप से इसने राब्ता किया, उसने इसको अप्रूवल नहीं दिया, तो फिर ये पोप के अगेंस्ट चला गया। उससे पहले इंग्लैंड के लोग भी कैथोलिक चर्च के साथ ही मुंसलिक थे, तो फिर इन्होंने अपना अलग से इंग्लैंड का चर्च बनाया। वो बाद में एक लंबी बहस है, उस पर बात करेंगे हम। ठीक है जी। अब लोगों ने जो है वो किंग को हेड समझ लिया। इंग्लिश जो चर्च है, इंग्लैंड का चर्च है, उसका हेड कौन था, किंग था। ठीक है जी। और इन्होंने कैथोलिक चर्च से तल्ला खत्म कर दिया था। इस वजह से फिर एक ब्लडी सिविल वॉर स्टार्ट हो गई, जो कि 1558 तक जारी रही, जब क्वीन एलिजाबेथ जो है वो पावर में आई। ठीक है जी। उसने इस प्रॉब्लम को समझा और एंग्लिकन चर्च को इंट्रोड्यूस कराया, इंग्लैंड के अपने चर्च को, और इस तरह ये जो है मसला हल हुआ। रिलीजियस सेटलमेंट होने के बाद इंग्लैंड जो है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ा, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा। ठीक है जी। जियोग्राफिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्कवरीज हैं वो आई। ठीक है जी। और जो प्रीवियस डिकेड्स थे जिसमें यहाँ पे इतना कुछ नहीं हुआ था, लेकिन दूसरे जैसे कि इटली वगैरह है, उसमें बहुत सारी एडवांसमेंट हो रही थी, तो इसी तरह फ्रांस फ्रांस फिर इधर भी एडवांसमेंट होना स्टार्ट हो गई। ठीक है जी। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जो रेनेसांस पीरियड है वो यूरोप में तो स्टार्ट हो चुका था, लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर इंग्लैंड में जो है वो महसूस किया गया, स्ट्रांगली फेल्ट इन इंग्लैंड इन 16th सेंचुरी। अच्छा जी, एशियन ग्रीक और रोमन जो विजडम है उससे लोगों ने बड़ा फायदा उठाया, इंग्लैंड के लोगों ने। ठीक है जी।
उस फिलॉसफी से, उस विजडम से, उन मैन्युस्क्रिप्ट से। एरास्मस जो है ये भी एक रिफॉर्मर था, जो रिफॉर्मेशन की मूवमेंट स्टार्ट हुई थी ना अभी, उनमें से एक था। ठीक है जी, इसका क्वेश्चन भी आया था। बहरहाल जिन लोगों ने पोप के खिलाफ सर उठाया, जो कि मार्टिन लूथर किंग था, वो ही वॉज वेरी स्ट्रांग, उसका बैकग्राउंड स्ट्रांग था। इरस्मस जो है वो बेचारा गरीब बंदा था, इसका सर कत्ल कत्ल कर दिया गया था। ठीक है जी, ही वॉज बी हेडेड। बहरहाल इसने भी ह्यूमनिज्म की प्रीचिंग की और आइडियल ऑफ रेनेसांस की प्रीचिंग की, इसने जो प्योर क्रिश्चियनिटी है उसकी प्रीचिंग की। ही वॉज अगेंस्ट द करप्ट चर्च ऑफ रोम। अच्छा जी, अब सोशल लाइफ ऑफ इंग्लैंड की बात करें। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बताया है कि एक स्ट्रॉन्ग नेशनल स्पिरिट जो है वो इमर्ज हुई इंग्लैंड के अंदर। पहले वो आपस में लड़ते थे। ह्यूमनिज्म आया, लिबरल रिलीजियस व्यूज आए, साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड क्यूरियोसिटी, इसके अलावा सोशल कंटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस और अनलिमिटेड एंथुजिज्म जो है वो इंग्लैंड के अंदर इस दौर की जो फीचर्स हैं। ठीक है जी, एलिजाबेथन एज के जो फीचर्स हैं, राइटिंग में कह लें या सोशल कह लें, वो ये वाले हैं। अब नेक्स्ट लिटरेचर के अंदर क्या क्या नई टेक्निक्स या एक्सपेरिमेंट्स हुए। एलिजाबेथन लिटरेचर जो है वो रिफ्लेक्ट्स करता है अ ग्रेट वैरायटी ऑफ क्रिएटिव जीनियस, और डेमोन्स्ट्रेट्स करता है इस दौर को। जो एक्सपेरिमेंटेशन हुई थी लिटरेचर में वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई। इनोवेशन हुई ड्रामेटिक एंड पोएटिक फॉर्म्स के अंदर, टेक्निक्स के अंदर, जिसमें आप देखते हैं मार्लो, ठीक है, स्पेंसर है। अच्छा जी, इस जो ये जो रेनेसांस पीरियड थी, इससे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए। शुरू में चौसर था, वो इटली गया, उसने उन लोगों को फॉलो करना शुरू कर दिया उससे पहले। ठीक है ना, तो फिर आपके पास आ जाता है जी आपका क्या नाम है उसका, अर्ल ऑफ सर्रे, और इसके अलावा थॉमस वाइट। उन लोगों ने एक जो है वो इटालियन लेकर आया। इटालियन किसने, सॉरी, सोनेट, सोनेट लेके आया। सोनेट किसने इंट्रोड्यूस करवाई, वो थॉमस वाइट ने। और ब्लैंक वर्स किसने इंट्रोड्यूस किया करवाया, वो अर्ल ऑफ सर्रे ने इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है जी, इसी तरह उन्होंने जो जितने भी राइटर्स थे, उन्होंने क्लासिकल जो मॉडल्स हैं उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि सेनेका है, वो रोमन राइटर था, वो ड्रामाटिस्ट था। तो जो अर्ली ट्रेजेडीज हैं उसमें आपको उसका इन्फ्लुएंस नजर आएगा। सेनेका जो था वो उसकी जो ट्रेजेडीज है उसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड शेड नजर आता है आपको। इसी तरह जो आपकी पहली गर्बोडक है वो उसी मॉडल पे लिखी गई है। जो स्पेनिश ट्रेजेडी है थॉमस किड की, वो भी उसी मॉडल पे लिखी गई है। ठीक है जी, इस दौर में तमाम जो राइटर्स थे वो मैन थे, नॉट वोमेन। ठीक है जी, इसके अलावा पोएट्री और अनपैरेलल्ड ड्रामा और स्प्लेंडेड जो प्रोज है उसका आगाज होता है इस एज के अंदर। जैसे कि वो यूफोइज्म है, उसके अलावा आर्केडिया है फिलिप सिडनी का, यूफोइज्म जिसका है जॉन लिली का है। ठीक है, तो प्रोज का यहाँ से आगाज होता है। इस तरह आर्केडिया है या यूफोइज्म है, इसको वो एम्ब्रियो ऑफ नावल भी कहते हैं। तो वो जो एक कंसेप्ट बना हुआ था कि मैन की जो फेट है वो कंट्रोल्ड है वगैरह वगैरह, तो अब यहाँ पे वो जो कंसेप्ट है वो फेट से टू मैन फ्री विल की तरफ कंसिडर हो जाता है। यहाँ पे जो आप ट्रेजेडीज देखेंगे, चाहे वो मार्लो की हैं चाहे वो शेक्सपियर की हैं, आप देखेंगे कि वो जो करेक्टर्स है ना, वो फेट उनको कंट्रोल नहीं करती, बल्कि उनके अपने एक्शंस, उनके अपने डीड्स, उनकी अपनी जो चॉइस है वो लीड करती है उनकी जनाब अपना डिस्ट्रक्शन की तरफ। ठीक है, और यही वो पीरियड है जिसमें इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको एक नया नई पीक मिली, जिसमें जैसे कि शेक्सपियर है उसने नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए। एक नया स्टैंडर्ड जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया इंग्लिश का, मॉडर्न लैंग्वेज की तरफ जाना स्टार्ट हो गई। तो बेसिकली ये मॉडर्न दौर है, लेकिन जो एलिजाबेथन एज की लैंग्वेज है उसको भी मॉडर्न इंग्लिश कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो एलिजाबेथन एज है उसमें प्लेटोनिक जो आइडियलिज्म है वो पाया जाता है, डिलाइटफुल रोमांस। ठीक है जी, और रियलिज्म। इसके अलावा जो आपको क्या नाम है उसका, रोमांटिक एज। ठीक है ना, तो आपने स्पेंसर की फेरी क्वीन पढ़ी होगी। इसके अलावा वो उसकी सोनेट्स आपने पढ़ी होंगी फिलिप सिडनी की।
तो इसके अंदर आपको रोमांटिक एलिमेंट्स मिलते हैं। तो जो रोमांटिक एज है उसको रिवाइवल ऑफ रेनेसांस भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि रोमांटिक एज इज आल्सो नाउन एज अ रिवाइवल ऑफ रेनेसांस। उसके अंदर भी रोमांटिसिज्म जो है उसके एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है। इस एज का जो लिटरेचर है वो भी जो वंडरफुल, जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, जो ब्यूटी है उसको जो है वो हाईलाइट करता है। अगर आपने उसकी पोइट्री पढ़ी हो थॉमस वाइट की, इसके अलावा स्पेंसर की अगर आपने पोइट्री पढ़ी हो, इसके अलावा क्या नाम है उसका, एक मार्लो की भी एक पोइम है हीरो एंड इस तरह की, वो भी अगर आप पढ़े ना तो उसमें आपको ये एलिमेंट्स नजर आ जाएंगे। तो यहाँ से जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो भी स्टार्ट होता है। रॉबर्ट ग्रीन जो है उसने बड़ा क्रिटिसिज्म किया है क्या इस पे, अपना क्या नाम है आपका, शेक्सपियर पे। ठीक है। अब स्टार्ट करो उसने कहा है, वो इसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था। इस दौर के अगर मेजर राइटर्स की बात करें, देखिए हम जस्ट सिर्फ हाउ नाउ देख रहे हैं, इन एजेस में क्या हुआ, ठीक है, उसके फीचर्स क्या हैं, या स्टार्ट कैसे हुई, या इसके मेजर राइटर कौन से हैं, या मेजर वर्क्स कौन से हैं जिन पे एमसीक्यूज आते हैं कि हु इज नोन एज द कंटेम्परेरी ऑफ शेक्सपियर। तो रॉबर्ट ग्रीन जो है ना उसको द मोस्ट फेमस कंटेम्परेरी जो है ना राइटर कंसिडर किया जाता है, या राइवल कंसिडर किया जाता है शेक्सपियर का। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है ये यूटोपिया जो है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है, वर्क थॉमस मोर का है। ये भी क्वेश्चन आता है कि यूटोपिया किसने लिखा, थॉमस मोर ने लिखा। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ भी है पेपर के अंदर, आपने देखा भी होगा बुक्स पे भी कि यूटोपिया का मानी क्या, किंगडम ऑफ नोवेयर। ये इसका ये सब टाइटल है, सॉरी यूटोपिया का सब टाइटल है किंगडम ऑफ नोवेयर। ठीक है। ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है, लैटिन के अंदर। तो इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, मैं सिर्फ आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। थॉमस मोर जनाब हमारा पहला राइटर है, इसका वर्क है यूटोपिया और जिसका सब टाइटल है किंगडम ऑफ नोवेयर, या इसका मीनिंग जो है वो किंगडम ऑफ नोवेयर है। इट वाज ओरिजिनली रिटन इन लैटिन 1516 के अंदर, उसमें 1256 में आई थिंक ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई थी बाद में। इसके अलावा आपकी जो फर्स्ट ट्रेजेडी है वो गर्बोडक है, और सेनेका जो रोमन ड्रामाटिस्ट था उसी सेनेकन मॉडल के ऊपर ये लिखी गई है। ब्लड शेड इसके अंदर पाया जाता है। तो ये फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है। थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकल दोनों ने कोलैबोरेट के साथ ये लिखी थी। एक और बात बताता चलूं, पोएट्री के अंदर जो ब्लैंक वर्स है वो अल्लफ सर्रे ने इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन ड्रामा के अंदर जो ब्लैंक वर्स है वो थॉमस सैकल और नॉर्टन ने इंट्रोड्यूस करवाया था गर्बोडक के अंदर। ठीक है। ब्लैंक वर्स की बात करें। अच्छा जी, एडमंड स्पेंसर की बात करें तो ही इज नाउन एज अ पोएट ऑफ पोएट्स। ये किसने कहा था, ये चार्ल्स लैम ने कहा था एडमंड स्पेंसर को पोएट्स ऑफ पोएट। क्यों कहा गया था, बिकॉज बाद में जो लेटर इंग्लिश पोएट थे उन्होंने इसके आर्ट और इसकी जो स्टाइल है पोएट्री का उसको उन्होंने फॉलो किया था। फेरी क्वीन की बात करें तो ये 12 बुक्स में इसने लिखना था। 6 बुक इसने कंप्लीट कर ली थी, 7वीं बुक ये लिख रहा था जब इसकी डेथ हो गई। इट इज एन एपिक एज वेल एज एलिगोरिकल वर्क। ठीक है। ये कंप्लीट नहीं हुई, पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि इट इज एलिगोरिकल वर्क और एपिक वर्क। अब ये दोनों चीजें हैं, दोनों ऑप्शन आते हैं, तो मैं तो भाई एलिगोरिकल वर्क चूज करूंगा, क्योंकि इसके अंदर ये वाला जो एलिमेंट है वो ज्यादा डोमिनेट है। ठीक है। तो एलिगोरिकल वर्क वो होता है जिसके अंदर दो मीनिंग हो, एक अपर लेवल, एक हिडन, जिसको वो सिंबलाइज कर रहा होता है। एक वो जो हम पढ़ रहे होते हैं, एक वो जिसको सिंबलाइज कर रहा होता है। ठीक है ना। एपिक तो ये है लेकिन कंप्लीटली बुक नहीं है, लिहाजा एलिगोरिकल वर्क जो इसका वो सूटेबल आंसर होगा। शेफर्ड कैलेंडर्स, ये इसका जो 12 इकोलॉग्स लिखे हुए हैं हर महीने के नाम पे, एक इसका वो बुक है, चैप्टर है। 12 हिस्सों में ये डिवाइड है ये। ठीक है। उसके बाद निकल्स उडल आ जाता है जो कि कॉमेडियन है, आई मीन टू से कॉमेडी राइटर है। इसने फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राइट लिखी थी जिसका नाम है रॉल्फ रोस्टर डस्टर। ठीक है। अ, इसका एक और भी टाइटल है, सब टाइटल। अच्छा, सर फिलिप सिडनी जो कि मारा गया था जंग के अंदर, ये भी क्वेश्चन होता है कि हाउ डिड ही डाई। तो जंग के अंदर ये मारा गया था बैटल में। एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री इसने लिखी थी, एक वर्क था द स्कूल ऑफ अब्यूज, जो कि पोएट्री को कहा गया था, तो उसके रिस्पांस में इसने लिखा था एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री। आर्केडिया जो है वो प्रोज है,
एक बुक है जो कि लिखी थी फिलिप सिडनी ने, और इसको भी एम्ब्री ऑफ इंग्लिश नावल कहा जाता है। जॉन लिली की बात करें, इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, और इसने जो वर्क लिखा है यूफोज इसका सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा मिडास है, जो यूफोज है इसको भी एम्ब्री ऑफ इंग्लिश नावल कहा जाता है। इसके अलावा थॉमस किड है जिसने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी थी, ये भी वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स है। अब यूनिवर्सिटी विट्स कौन थे? बेसिकली यूनिवर्सिटी विट्स एक ग्रुप था यंग ड्रामाटिस्ट का। वो लंदन में रहते थे, यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड थे, दैट्स वाई दे आर नाउन एज अ यूनिवर्सिटी विट्स। अब बात ये होती है कि वो कितने लोग थे, वो 7 थे, ठीक है, जिनमें थॉमस है, सॉरी जिसमें मार्लो है, थॉमस नैश है, ग्रीन है, लिली है, थॉमस लॉज है, उसके अलावा पील है। ये 6 लोग तो यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, कोई कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ है, कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, लेकिन जो थॉमस किड है वो तो यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन उसको क्यों शामिल किया इस ग्रुप के अंदर? वो उसकी रीजन ये थी कि वो भी ड्रामाटिस्ट था और लंदन बेस्ड था, ठीक है, और उसी दौर से वो तल्लक रखता था, इसलिए इसको इस ग्रुप के अंदर शामिल किया गया। अब ये यूनिवर्सिटी विट्स जो टर्म है ये जॉर्ज सेंट्सबरी ने कोइन की है, जो कि 19th सेंचुरी का राइटर है, ये जेन में रख लीजिएगा, ठीक है। अब ये इनके दौर के अंदर इनको यूनिवर्सिटी विट्स का खिताब नहीं मिला था, ये 19th सेंचुरी के अंदर इनको मिला था। इन्होंने जनाब जो क्लासिकल आइडियल्स हैं, जो कंसेप्ट हैं, उनको फॉलो भी किया, ठीक है। और जो इंग्लिश प्लेज हैं, ठीक है, उसके आगाज में इनका बहुत ज़्यादा किरदार है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी थॉमस कीट, जिसकी हम बात कर रहे थे। इज अनदर यूनिवर्सिटी विद स्पेनिश ट्रेजेडीज ने लिखा है, ये रिवेंज ट्रेजेडी है। रॉबर्ट ग्रीन की बात करें तो ये भी बेचारा गरीबी में मारा गया। इसके कुछ वर्क्स हैं जैसे कि फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बन गए। ये इस बंदे ने एक पम्फलेट लिखा था, ठीक है, और अब तो मुझे इसका नाम भूल गया। उसके अंदर ये जो है ना अटैक करता है शेक्सपियर पे, तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है और उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, इनके वक्त के बारे में, इनके वक्त के अंदर जो स्टोरी है उसके बारे में, ठीक है। जॉर्ज पील है, इसका जो फेमस ये आई थिंक सो अरेंजमेंट्स ऑफ पेरिस होगा, ये वाला, ठीक है। इसके अलावा थॉमस नैश है, उसका अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर है, ये फेमस इसका वर्क है। फिर हमारे पास आ जाता है जी क्रिस्टोफर मार्लो, टम्बरलेन द ग्रेट, और उसके बाद ज्यूफ माल्टा, एडवर्ड, डॉक्टर फॉस्टर्स, ये इसके हैं। फ्रांसिस बेकन की बात करें तो इसने ऐसे पब्लिश किए थे। पहला जो इसका कलेक्शन था ऐसे का वो पब्लिश हुआ था 1597 में, जिसके अंदर 10 ऐसे थे। फिर मेरे ख्याल में 1600 के बाद 1612 में समथिंग, 1616 में पब्लिश होता है, उसमें 38 ऐसे थे। फिर जो लास्ट इसका कलेक्शन है पब्लिश होता है उसमें 58 ऐसे थे, ठीक है जी। तो ये पूछा जाता है कि ये एक जो 1597 में पब्लिश हुआ उसके अंदर कितने ऐसे थे, जो बाद में पब्लिश हुआ उसके अंदर सेकंड एडिशन में कितने ऐसे थे, फर्स्ट में कितने थे, थर्ड में कितने थे। फर्स्ट में 10, सेकंड में 38 और थर्ड में 58। विलियम शेक्सपियर की बात करें जी, विलियम शेक्सपियर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट, ठीक है जी। और बॉर्ड ऑफ वुमन इसको कहा जाता है। 37 इसने प्लेज लिखे थे, 154 इसने सॉनर्स लिखी थी। कॉमेडी ऑफ एरर्स, तो कॉमेडी ऑफ एरर्स जो इसका प्ले है ना बेसिकली बच्चे, आ, ये वाला प्ले इसका सबसे शॉर्टेस्ट प्लेज है और ये कॉमेडी है, ये जेन में रखिएगा। लॉन्गेस्ट प्ले जो इसका है वो हैमलेट है, ये भी जेन में रखिएगा। लेकिन ओवरऑल जो शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है, अब मैंने ओवरऑल बात की सब प्लेज की, तो सब प्लेज में से सबसे छोटा प्ले जो है वो कॉमेडी ऑफ एरर्स है। अगर हम ओवरऑल प्लेज की सबसे लॉन्गेस्ट प्ले की बात करें तो वो हैमलेट है, लेकिन ये ट्रेजेडी भी है। अगर हम ट्रेजेडीज के अंदर सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी की बात करें तो वो मैकबेथ है। ओवरऑल अगर हम बात करें कि कौन सी इसकी ट्रेजेडीज हैं जिनको 4 मेजर ट्रेजेडीज कहा जाता है, वो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ है। इनको 4 मेजर ट्रेजेडीज कहा जाता है। फिर आपका जूलियस सीजर है, मर्चेंट ऑफ वीनस है, मिडसमर नाइट ड्रीम्स है, रोमियो एंड जूलियट है, वो भी ट्रेजेडी है। तो इसके अलावा बेन जॉनसन की बात करें तो इसको फादर ऑफ क्लासिकल कॉमेडी कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, बेन जॉनसन जो है इसके ड्रामे के अंदर इसने काम भी किया था अपना शेक्सपियर ने।
एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, इसकी कॉमेडी ऑफ मैनर्स हैं, और एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये इसकी वर्क्स हैं। ही इज नाउन एज अ न्यू क्लासिसिस्ट बिकॉज ही फॉलोड द क्लासिकल रूल्स। ठीक है जी। मेरे ख्याल में टेम्पेस्ट एक वाहिद ड्रामा है जिसके अंदर शेक्सपियर ने क्लासिकल रूल्स को फॉलो किया, अदरवाइज नहीं फॉलो किया। तो ये कुछ जो है ना आज हमने डिस्कस करना था। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। होप सो कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा।